Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव बाय फोरम आईएएस। कट द क्रैप इनिशिएटिव में हम डेली एक टॉपिक लेते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और उसका हैंड रिटन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल सिनॉप्टिकल फॉर्म में। उसमें अननेसेसरी पॉइंट्स कुछ नहीं होते हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए कट द क्रैप इनिशिएटिव में, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। 29 मार्च को गवर्नमेंट ने लोकसभा में पेश किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, उसको ये बिल अमेंड करेगा। और इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, कंटेंट को आप देख सकते हैं, हैंड रिटन फॉर्मेट में तैयार है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली पेरिस एग्रीमेंट में गवर्नमेंट ने कमिटमेंट ये दिया है कि बाय द ईयर 2030 इंडिया विल बिल्ड 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। मतलब कि ये क्या है, कार्बन स्टॉक है, ये कार्बन स्टॉक है, ऐसा गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है। ये एक बात है कि गवर्नमेंट का कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट है, उसको फॉलो अप करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्लांटेशन चाहिए कि जो कार्बन स्टॉक है वो बढ़े। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनके लिए लैंड अवेलेबल कराना चाह रही है। कहने का मतलब यहां पे ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है और अगर कभी भी वो फॉरेस्ट लैंड में आता है, तो जो डेवलपर्स हैं उनको उतना फॉरेस्ट कंपेंसेट करना पड़ता है कहीं और जाके। अगर वो डिग्रेडेड लैंड पे कंपेंसेट कर रहे हैं तो उनको उसका डबल अमाउंट में फॉरेस्ट कंपेंसेट करना पड़ता है। तो दो रीजंस हैं, पहला इंटरनेशनल कमिटमेंट, दूसरा कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन, जो डेवलपर्स है उनके लिए लैंड अवेलेबल कराना। अब ये लैंड जो है कैसे अवेलेबल किया जाएगा, जो कार्बन स्टॉक कैसे डेवलप किया जाएगा। गवर्नमेंट का कहना ये का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का इसका जो स्कोप है इसको लिमिट किया जाए। इसका स्कोप कैसे लिमिट करना होगा मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। और ये स्कोप कैसे लिमिट होगा कि बाय फ्रीइंग लैंड दैट इज करंटली लॉक्ड अप एज अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट। देखिए उसमें हुआ क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद जितना भी फॉरेस्ट है देश भर में, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया। रिजर्व फॉरेस्ट पहला कैटेगरी था और दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इन दोनों कैटेगरी की जो फॉरेस्ट हैं ये आते हैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के अंडर में। तो जितना फॉरेस्ट स्टॉक था देश भर का उसको कैटेगराइज किया गया और दोनों कैटेगरी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के अंडर में लाया गया। लेकिन इस कैटेगराइजेशन में एक एनोमली था। एनोमली ये था कि अगर देश भर में जितने फॉरेस्ट हैं तो काफी सारा फॉरेस्ट है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। मतलब कि जब ये रिकॉर्डिंग हुई रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, उसमें ये फॉरेस्ट नहीं आते हैं। मींस कि एक गलती कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इग्नोरेंस कह सकते हैं, उसकी वजह से जो एक्चुअल फॉरेस्ट था उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो है लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है, और इसको प्रोटेक्शन भी अवेलेबल नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि जो फॉरेस्ट है ही नहीं उसको फॉरेस्ट बोल दिया गया, उसको फॉरेस्ट लैंड बोल दिया गया। तो अब वो फॉरेस्ट तो नहीं है लेकिन उसको प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। तो ये एक एनोमलस सिचुएशन थी देश भर में। अब हुआ क्या, ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक जजमेंट दिया और 1996 के जजमेंट के थ्रू जितना भी ट्री कटिंग था, पेड़ काटे जा रहे थे देश भर में, सबके ऊपर रोक लगा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एनोमलस सिचुएशन को करेक्ट किया और ये कहा कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उससे तो पेड़ आपको काटना है ही नहीं, वो तो उसको तो प्रोटेक्शन पहले से अवेलेबल है। लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट है, जिस एरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरेस्ट का है, वहां पे भी पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये कहा कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसको तो प्रोटेक्शन अवेलेबल है ही, वहां पे कोई ट्री फेलिंग नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि वो एरिया जो डिक्शनरी मीनिंग होता है फॉरेस्ट का उससे रिसेंबल करते हैं, वहां भी पेड़ों को नहीं काटा जा सकता प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया। हालांकि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है वो होता रहा कि कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा उतना फॉरेस्ट कहीं और जाके। तो ये सब सारे प्रावधान थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। अब क्या है कि देखिए, तो दो एरिया है,
एक है जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, ये सपोज कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है और ये अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। तो ये जो अमेंडमेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये क्या करना चाह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1996 का, उसको अमेंड करके या फिर ये करके उसको नलिफाई करना चाह रहा है। नलिफाई कैसे करेगा कि ये कह रहा है अमेंडमेंट, ये कह रहा है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये जो अप्लाई किया जाएगा, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है सिर्फ वहीं पे इसको अप्लाई किया जाएगा। जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि किसी भी एरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉरेस्ट का है, उसको भी भले ही वो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है उसके, लेकिन वहां पे पेड़ नहीं काटे जा सकते। लेकिन ये अमेंडमेंट क्या कर रहा है कि जितना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है यानी रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन अवेलेबल होगा, बाकी सारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। मतलब कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इसके स्कोप को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया था, उसके स्कोप को और कम करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि देखिए देश भर में अगर जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, आप देखें स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से देश भर में लगभग कुछ 7,14,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है इंडिया में। फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट स्टॉक है वो 7,14,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इसमें जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का क्राइटेरिया है फॉरेस्ट एरिया को मेजर करने का, और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, इनका जो क्राइटेरिया है इसमें डिफरेंस है। ये अपने हिसाब से करता है, उनका अलग क्राइटेरिया है। तो अगर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देश भर में 7,14,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फॉरेस्ट अवेलेबल है, और इसमें रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड दोनों फॉरेस्ट को काउंट किया जाता है। और अगर ये अमेंडमेंट लागू हो गया जिसमें कि अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट 28% फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि वहां से अगर पेड़ काटे जाएंगे तो उनके लिए कोई भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेना है, पहली बात। अच्छा देखिए ये 28% कितना होगा, अगर 7,14,000 लगभग 14,000 किलोमीटर स्क्वायर अगर फॉरेस्ट है अभी, तो लगभग 1,97,000 किलोमीटर स्क्वायर पे का जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। मतलब 28%, बहुत बड़ा एरिया है देश भर में। अब देखिए इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम ये होगा कि देखें दो एरिया है, एक है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, एक है अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट। तो अगर कोई प्रोजेक्ट पहले लगता था अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट पे भी तो उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा कि अगर ये अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, ठीक है, अगर यहां पे कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसके लिए कोई क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट पे अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है तो उसको कोई भी क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। और जो फॉरेस्ट है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, वहां पे भी प्रोजेक्ट लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कहां पे कंपनसेट करें। अगर वो कंपनसेट करेंगे तो उनको फिर अगेन वहां पे लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसको अगर प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो यहां पे अगर कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसको कंपनसेट यहां पे कर दिया जाएगा। जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो वो लैंड पार्सल वहां पे कंपनसेट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरेंस इजी हो जाएगा, प्रोजेक्ट लगाना इजी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर फॉरेस्ट कंपनसेशन हो रहा है तो वो जो कंपनसेट किया जाए इसको बोलेंगे हम प्लांटेशन, आर्टिफिशियल प्लांटेशन। तो गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि प्रोजेक्ट्स को इजी तरीके से क्लियर किया जाए, और दूसरी बात यह जो कार्बन स्टॉक है वो भी बढ़ाया जाए। तो अगर फॉरेस्ट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हो रहा है तो जो कार्बन स्टॉक है वो बढ़ रहा है, और जो प्रोजेक्ट्स भी हैं उसको भी फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनका कहना यह है कि पहली बात तो यह है कि अगर गवर्नमेंट प्लांटेशन के लिए लैंड पार्सेल्स को क्लियर कर रही है तो जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल है ही नहीं, और अगर उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है तो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उनका भी डिस्ट्रक्शन होगा। कैसे होगा डिस्ट्रक्शन, अगर यहां पे जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है अगर उसको क्लियरेंस इजिली मिल जा रहा है, इट मींस जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है यहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसको तो प्रोटेक्शन अवेलेबल है ही नहीं। यहां पे तो ऑलरेडी इसको लैंड पार्सेल्स को क्लियर कर दिया जाएगा प्लांटेशन लगाने के लिए। तो ये कंसर्न है कंजर्वेशनिस्ट का। दूसरी बात इसमें यह है कि इस बिल में काफी सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। एग्जेम्पशंस जो है गवर्नमेंट ने पहले भी कई बार बीच बीच में एग्जेम्पशंस लाए थे, लेकिन वो एडहॉक मैकेनिज्म था, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं था एग्जेम्पशंस का। तो अब देखें हुआ क्या था कि
इंडिया का जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा था, ये बात है 2014 और 17 के बीच की, कि जितना भी इंडिया का LAC का रीजन है, LAC के रीजन में अगर 50 किलोमीटर के अंडर तक कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, यानी कोई भी रोड डेवलप किया जा रहा है, ब्रिज डेवलप किया जा रहा है, तो उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कोई रोड डेवलप कर रहा है चाइना से जो हमारी जो बाउंड्री है उसके अलोंग, तो उसको कोई भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस स्कोप को और बढ़ा दिया है और इसको स्टैट्यूट में गवर्नमेंट ला रही है, इसको एज ए प्रोविजन हो जाएगा। और स्कोप क्या बढ़ा दिया गवर्नमेंट? पहली बात यह है कि अब सिर्फ LAC ही नहीं, अब LOC भी है जो पाकिस्तान के साथ है, और इंटरनेशनल बॉर्डर LAC सभी जगह पे अब जब भी रोड डेवलप करना होगा तो उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं चाहिए। और स्कोप को दूसरे तरीके से कैसे बढ़ाया गया है कि ये जो 50 किलोमीटर इसको बढ़ा के 100 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी कि देश के सारे जो बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज से, चाहे और LOC है, LAC है, उसके 100 किलोमीटर के अंदर तक अगर कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो रोड का, कोई ब्रिज हो, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये पहला एग्जेम्पशन है। दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि देखिए पहले क्या था कि जो भी लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज थे, तो गवर्नमेंट ने 2011 और 13 के बीच में ये कहा था कि जो 106 लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज हैं, उसमें अगर कोई भी क्रिटिकल पब्लिक यूटिलिटी डेवलप करना है, यानी कोई हॉस्पिटल बनाना है, एजुकेशन बनाना है, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इट मीन्स कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, उसका कोई रोल वहां पे नहीं होगा। गवर्नमेंट ने इसके स्कोप को बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर कोई भी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या फिर कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर कोई क्रिटिकल पब्लिक यूटिलिटी है, इसको कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो अगेन इसके लिए भी कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। समझ में आया आप लोगों को? और तीसरा एग्जेप्शन क्या है कि देश भर में कहीं भी अगर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जो है लेस देन 10 हेक्टेयर का है, तो अगेन इसके लिए भी कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो इसमें इस पूरे बिल में दो बातें की गई हैं। पहली बात की गई है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो स्कोप है उसको लिमिट करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, और काफी सारे इसमें एग्जेम्पशंस देना। चैलेंज क्या है कि जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। अब जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसका भी क्लियरेंस होगा प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस अब और इजी हो जाएगा। अब इसमें कंसर्न्स क्या क्या हैं देखें। होना क्या चाहिए था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था 2006 में, उसके बावजूद भी जो इंडिजिनियस और या फिर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज थी उनके राइट्स का वायोलेशन होता था। जरूरी ये था कि अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अगर अमेंड किया जा रहा है तो इंडिजिनियस और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं उनके अधिकारों को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए। मतलब कि अगर कुछ भी हो रहा है वहां पे, फॉरेस्ट एरियाज में कोई भी काम हो रहा है, तो उनका जो कंसेंट है वो लिया जाए उनसे। ठीक है, हाँ। तो हालांकि ये जो इस मौके पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूक गई है। दूसरी बात यह है इसमें कि प्रॉब्लम इसमें यह है कि प्लांटेशन गवर्नमेंट पुश करना चाह रही है, गवर्नमेंट कार्बन स्टॉक बढ़ाना चाह रही है, लेकिन कैसे? जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है एक्ट है उसको लिमिट करके, उसके स्कोप को कम करके प्लांटेशन गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही है। यह है दूसरा इशू। तीसरा इशू इसमें क्या है कि देखें, जो भी मैन मेड प्लांटेशंस होते हैं और क्या है, एक है नेचुरल फॉरेस्ट, इसमें बहुत फर्क होता है। मैन मेड प्लांटेशंस आपको जरूर कार्बन स्टॉक बना के दे सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, आप देखेंगे जो रेन फॉरेस्ट हैं जो कि हजारों साल लगे हैं उनको डेवलप होने में, कितने डेंस और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जितने प्रकार के सर्विसेज देते हैं वो पॉसिबल नहीं है प्लांटेशंस को कि प्लांटेशंस दे पाए। अगर हम बात करें कि क्या क्या इकोसिस्टम सर्विसेज जो नेचुरल फॉरेस्ट देते हैं, पहला क्या है? पहला प्रोविजनिंग सर्विसेज। ठीक है, प्रोविजनिंग सर्विसेज। दूसरा है कल्चरल सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज क्या हो सकता है? जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो कि वहां कम्युनिटी से ले जाके यूज कर सकती हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज हो सकती हैं जैसे कि टूरिज्म हो गया। ठीक है, टूरिज्म बोले कल्चरल सर्विसेज। फिर वह रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज देखिए, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, फ्लड को रेगुलेट करने में, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। फिर सपोर्टिव सर्विसेज। सपोर्टिव सर्विसेज यानी कि वाटर साइकिल में उनका रोल होता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल में उनका रोल होता है।
तो जितने प्रकार के सर्विसेज जो नेचुरल फॉरेस्ट है हमारे यहाँ, जो रेन फॉरेस्ट है वो दे सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल प्लांटेशन उतनी सर्विसेज दे पाएगा। अगर किसी एरिया में प्लांटेशन लगाया भी जा रहा है तो सैकड़ों, 100, 200, 300 साल लग सकते हैं कि जो ऑलरेडी नेचुरल फॉरेस्ट है उसकी क्वालिटी को मैच कर पाए वो। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम इसमें कि जो, अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फॉरेस्ट हैं, ऑलरेडी नेचुरल फॉरेस्ट हैं, उसमें काफी सारी कम्युनिटीज डिपेंडेंट हैं, काफी सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज को सपोर्ट करती हैं। तो ये सब नहीं हो पाएगा जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन है उसमें। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पे। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। अगेन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आपकी यूपीएससी मेंस 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।